देश में चमत्कार हो गया, यूं कहें कि धोती फाड़कर रुमाल हो गया। और मध्य प्रदेश के स्टूडेंटों के साथ तो क्या हो गया, अब चा की जगह आप बा लगा लीजिए, आप समझ जाएंगे क्या हो गया। यानी कि अब क्या हुआ है कि जो सारे नियम थे जो भर्ती परीक्षाओं से संबंधित थे उनको बदल दिया गया है। और किस तरह से बदला गया है अब आपको मैं समझाने वाला हूँ। पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को समझिए। सबसे पहले तो जो भी ये नियम दिए गए हैं इनके बारे में एक सूचना दी गई है कि प्रस्तावित नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था या हितधारक को कोई आपत्ति है या कोई सुझाव देना चाहता है तो वह दिनांक 5 जून 2026 तक लिखित रूप से अपने सुझावों को इस ईमेल पर या प्रेषित कर सकते हैं एवं gad.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी विभाग को दे सकते हैं। तो यदि आप इसमें आपत्ति देख रहे हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो आप 5 जून तक इसमें सुझाव दे सकते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है। इसके बाद इन्होंने क्या नए नियम बदल दिए हैं वह देखते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इन नियमों का संचित नाम इन्होंने रखा है कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026। ये नियम 1 अक्टूबर 2026 की तिथि से लागू कर दिए जाएंगे। यानी कि इसी साल 1 अक्टूबर 2026 आपकी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा से पहले ही इन्हें लागू कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा पर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कनिष्ठ का मतलब वैसे होता है जूनियर, यानी कि इनमें वो सारे पद लिए गए हैं जो कि MPPSC से बाहर हैं। यानी कि जो छोटे लेवल पर आते हैं MPPSC को छोड़कर मध्य प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सबको इसमें लिया गया है और संयुक्त परीक्षा के नियम बनाकर रख दिए गए हैं। इसकी परिभाषा में क्या कहा गया कि पद से अभिप्रेत है राज्य के विभाग के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं। यानी कि MPPSC से जो पद बाहर हैं वो सारे के सारे पद मध्य प्रदेश के इसमें आ जाएंगे। स्कोर कार्ड से अभिप्रेत हैं और इसमें क्या बनेगा, एक स्कोर कार्ड बनेगा अभ्यर्थी द्वारा मंडल की अर्हता परीक्षा में प्राप्त किया गया स्कोर कार्ड। देखो स्कोर कार्ड से मतलब क्या है, जैसे आपसे एक परीक्षा लेंगे उसमें आपके जितने भी मार्क्स आएंगे या नंबर आएंगे उनसे आपका एक स्कोर कार्ड बना दिया जाएगा। अब देखिए उसको जो है सारी परीक्षाओं में यूज किया जाएगा। कैसे, अभी हम आगे देखते हैं। तो अगला जो इम्पोर्टेंट है यह है, ये रहा, ये नियम राज्य शासन के सभी विभागों के लिए प्रभावशील होंगे। तो यहाँ पर जो भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि फिजिकल वाले में नहीं होंगे, यानी कि पुलिस कांस्टेबल आदि जो पुलिस वाली भर्तियां हैं उनमें यह ना लागू नहीं होंगी, तो यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है कि ये नियम जो हैं राज्य शासन के सभी विभाग में, पुलिस वाला विभाग भी आता है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, इतने तो समझदार होंगे। इसके अलावा इन्होंने जो विभाग इसमें नहीं लिया वह MPPSC है और उसको इन्होंने ऊपर ही क्लियर कर दिया कि MPPSC को छोड़कर। तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश पुलिस का जो विभाग है वह इसके अंदर आ चुका है। आप माने या ना माने, इसके अंदर ही मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या फिर जो भी मध्य प्रदेश पुलिस में भर्तियाँ होंगी इसी के अंदर आएंगी। अब इसके अलावा इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने वाले पदों को छोड़कर, तो देखिए MPPSC को छोड़कर सारे पद इसके अंदर लिए गए हैं। आगे देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 3 तरह की परीक्षाओं को बांट दिया है। यानी कि 3 साल में आपसे परीक्षाएं ली जाएंगी जो कि अलग अलग तरीके से होंगी। जैसे कि संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा, इसमें क्या होगा, जैसे कुछ तकनीक वाले होते हैं, जैसे किसी ने जो है इंजीनियरिंग वगैरह की है तो उनकी जो है एक टेक्निकल डिग्री होती है तो उसके लिए एक अलग से परीक्षा होगी। इसके अलावा एक सामान्य अर्हता परीक्षा होगी जिसमें कि सारी लगभग 80 से 85% नौकरियां यहीं पर हैं आपकी। जो भी आप नॉर्मल जॉब्स ढूंढते हैं वो सारी संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा में आएंगी, जिसमें सभी लोग जो है एलिजिबल रहते हैं, नॉर्मल जिन्होंने पढ़ाई की होती है। इसके अलावा शिक्षक अर्हता परीक्षा, यानी कि शिक्षकों की जो पात्रता परीक्षा यानी उसे अलग रखा गया है। तो इस प्रकार से 3 भागों में इन्हें बांट दिया गया है। अब इसे किस तरीके से नियम बनाए गए हैं तो देखिए, इस नियम के अधीन परीक्षा परिणाम के केवल निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए ही मंडल द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। अब देखिए जो स्कोर कार्ड जारी होना है उसके लिए आप पहले एक नियम बनाएंगे कि जैसे कोई SC का है, ST का है, OBC का है और जनरल का है। इनके लिए एक जैसे 100 नंबर का पेपर है तो इसमें जनरल के लिए पासिंग मार्क्स 60 रख देंगे लगभग मेरे हिसाब से। OBC के लिए भी 60 के आसपास ही रखेंगे, SC ST के लिए 50 रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स होंगे उन्हें आप जब प्राप्त करेंगे तभी आपका स्कोर कार्ड वैलिड किया जाएगा, यानी कि जारी किया जाएगा। तो सबसे पहला तो नियम ये रहा। इसके बाद इन्होंने कहा कि मंडल द्वारा सभी अंक प्रतिशतता यानी कि परसेंटाइल के रूप में जारी किए गए हैं। यानी कि जो परसेंटाइल अभी जो 1 साल से चलने लगी है
वह भी इसमें जारी रहेगी, यानी कि आपको जो है डायरेक्ट सीधे नंबर का खेल नहीं रहेगा, आपकी परसेंटाइल का खेल रहेगा। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा एवं सामान्य अर्हता परीक्षा के संदर्भ में स्कोर कार्ड परिणाम जारी होने के दिनांक से 2 कैलेंडर वर्ष बाद की 31 दिसंबर तक वैध होगा। यानी कि अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा प्रत्येक वर्ष की अर्हता परीक्षा में, और इसी के साथ देखिए इन्होंने क्या कहा कि जैसे ही आप कोई परीक्षा लेते हैं इन तीनों में से, तो आपका जो स्कोर कार्ड होगा वह 2 कैलेंडर वर्ष तक वैलिड रहेगा। लेकिन यदि आप बीच में और दूसरी भी बार भी इस परीक्षा को देना चाहते हैं तो आप दीजिए, और उससे यदि आपका स्कोर कार्ड इसकी तुलना में अच्छा आता है, जैसे आपने पहली बार दिया तो आपके 60 नंबर आए, दूसरी बार में आपके 70 नंबर आए, तो आप जो सर्वश्रेष्ठ है उसको लेके चल सकते हैं। बाकी ये 60 नंबर वाला भी आपको 2 कैलेंडर वर्ष यानी कि 2 साल के लगभग आपको जो है वैलिड रहेगा। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति 2026 की 10 जुलाई को उसका स्कोर कार्ड जारी होता है, तो यह स्कोर कार्ड उसका 10 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक वैध होगा। यानी कि 27 पूरा इसमें आ जाएगा और 28 भी पूरा आ गया, और जो 26 की 10 जुलाई से जो 6 महीने हैं वह भी इसमें पूरे आ गए। यानी कि 2 कैलेंडर बस इनको पूरे पूरे लेने ही होंगे, जो उन्होंने 27 और 28 के लिए, और ये 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल गए। तो इस प्रकार से यह नियम जो है काम करेंगे। इसके बाद अगले देखते हैं शिक्षकों के संबंध में पात्रता परीक्षा का क्या जिक्र किया है इन्होंने। तो देखिए शिक्षक जो अर्हता परीक्षा का परिणाम शिक्षकों की अर्हता निर्धारण हेतु आजीवन वैध होगा। यहाँ पर इनके लिए जो है इस चीज़ को बता दिया गया है कि जो पात्रता परीक्षा ये लोग देंगे वह इन्हें एक ही बार देनी है, और पात्रता परीक्षा इनकी आजीवन वैध रहेगी। और इसके अलावा शिक्षकों की शासकीय सेवा में चयन हेतु शिक्षक अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड की वैधता नियम 6(3) के अनुसार होगी। अभी हम 6(3) नियम देखेंगे। शिक्षक विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा के अतिरिक्त अन्य विषय अथवा अर्हता निर्धारित की जा सकेंगी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति एक बार शिक्षक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो वह शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए एवं गैर शासकीय नियोजन यानी कि जो सरकारी नहीं है ऐसी प्लानिंग के लिए आजीवन अर्ह होगा। परीक्षा शासकीय सेवा के शिक्षक के रूप में नियोजन के लिए उसका स्कोर कार्ड नियम 6(3) के अनुसार ही वैध होगा। यानी कि जो पात्रता परीक्षा है बेसिकली वह आप एक बार देंगे, पास होंगे तो वह आपकी आजीवन वैलिड रहेगी। इसके अलावा यदि आप उसे बार बार देना चाहते हैं तो आप उसे दे सकते हैं। इनका कहने का तात्पर्य यही है। बाकी और जो परीक्षाएं जो हमने दो देखी, एक टेक्निकल वाली और एक सामान्य वाली, वह सिर्फ 2 साल 2 कैलेंडर बस पूरे करेगी। इसके बाद वह वैलिड नहीं रहेगी, तो उसे आपको बार बार देना होगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग वगैरह या सिलेक्शन नहीं हो जाता। अब इसमें है क्या सिस्टम, तो नियुक्ति पोर्टल पर रिक्तियों का प्रकाशन, भरे जाने वाले पद की आरक्षण वर्गवार संख्या, तो ये सब वही का वही सिस्टम है। जैसे जितने भी पद आएंगे उन्हें जो आरक्षण के हिसाब से SC ST OBC और जनरल में बांट दिया जाएगा। पद के संबंध में वेतनमान और अर्हता का विवरण दिया जाएगा। यानी कि जैसे आपने एक बार जो परीक्षा दे ली, इसके बाद आपका स्कोर कार्ड जारी हो गया, अब जो भी भर्तियाँ विभाग द्वारा ली जाएंगी, जैसे मान लीजिए कि वन रक्षक की परीक्षा ही है अभी, तो वन रक्षक की परीक्षा और पद निकलते हैं, 500 पद निकलते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें SC ST OBC के हिसाब से बांटेंगे। इसके बाद पद के संबंध में वेतनमान और अर्हता जारी करेंगे। अर्हता परीक्षा के जिन विषय या विषयों के आधार पर नियुक्ति की जानी उनका विवरण देंगे, और अन्य प्रशासनिक जानकारी जो होगी वह देंगे। अभ्यर्थी के भर्ती नियमों के अनुसार शारीरिक उपयोगिता के मापदंड पूर्ण करना एवं शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने आवश्यक होगा। अब देखो यहाँ पर जो लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि MP पुलिस इसमें नहीं आएगी, इसमें नहीं आ सकती क्योंकि उसमें फिजिकल होता है। देखिए इसमें इन्होंने फिजिकल के संबंध में भी जानकारी दी है कि जैसे आप अभ्यर्थी को भर्ती नियमों के अनुसार शारीरिक उपयोगिता के मापदंड पूर्ण करना एवं शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करना भी आवश्यक होगा। जैसे जिसमें भी फिजिकल होगा वह भी आपको करना होगा। आपका वहाँ पर मेरिट में जैसे नाम आ जाता है कि आप इसमें सेलेक्ट हो गए, तो इसके बाद आपकी जो फिजिकल वगैरह यदि उस पोस्ट पर है तो वह भी आपको देना होगा। इसमें उसका भी जो है सिस्टम बना दिया गया है। अब देखिए जिन पदों के लिए शारीरिक परीक्षा का प्रावधान है, उन परीक्षाओं में चयन लिखित परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा जैसा कि भर्ती नियम के में प्रावधान है कि कुल प्राप्तांकों के अनुसार होगा। यानी कि बेसिकली आप इसमें MP पुलिस के लिए यह बात की गई है कि उसमें जो है शारीरिक परीक्षा के भी नंबर दिए जाते हैं, तो वह भी नंबर जोड़कर कुल प्राप्तांकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट बनाई जाएगी वह बनाई जाएगी। पेपर आपको यही देना होगा, अलग से पेपर नहीं होगा। इस चीज़ को यहाँ पर एक क्लियर कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक से अधिक विभागों की नियुक्तियों को संयुक्त रूप से भरने की प्रक्रिया नियुक्ति पोर्टल पर ही की जा सकेगी। बहुत शानदार। इसके बाद देखिए अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति पोर्टल पर आवेदन किया जाना,
तो संयुक्त अर्हता परीक्षा में स्कोर कार्ड के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति पोर्टल पर विभाग द्वारा प्रकाशित रिक्त पदों हेतु पृथक से आवेदन किया जाना होगा। यानी अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति पोर्टल पर वैध स्कोर कार्ड के साथ किए गए आवेदन के आधार पर ही नियुक्ति पोर्टल के माध्यम से पदवार, विभाग एवं आरक्षण वर्गवार चयन सूची जारी की गई। यानी कि मतलब ये है, जैसे आपने परीक्षा दी, आपका स्कोर कार्ड आ गया, अब जैसे ही कोई वैकेंसी आती है, जैसे किसी विभाग में कोई पद खाली होते हैं, उसकी जानकारी पोर्टल पर जारी की जाएगी। तो अब आपको अपने स्कोर कार्ड से के जरिए उस परीक्षा के लिए जो नई परीक्षा आई है, परीक्षा नहीं, सिर्फ उसकी जो भर्ती आई है, उसमें आपको अपना स्कोर कार्ड लगाकर उसका जो है फॉर्म भरना होगा अलग से। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बार परीक्षा दे ली और बस बैठे हैं और धीरे धीरे जो मेरिट बन रही है और किसी में आपका नाम आ गया, आपको उसके लिए भी फॉर्म डालना होगा जिस परीक्षा के लिए आप उसको स्कोर कार्ड के जरिए जाना चाहते हैं। तो फिर वही की वही बात हो गई कि आपसे 500 या 600 रुपये लेंगे या ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि अब एक ही परीक्षा करवाएंगे तो ये आपसे ज़्यादा परीक्षा संयुक्त पात्रता परीक्षा या अर्हता परीक्षा में पैसे ज़्यादा लेंगे। इसके बाद जैसे ही कोई भर्ती आती है, जिसकी वैकेंसी आती है, तो आपसे दोबारा से फॉर्म डलवाया जाएगा और फिर से आपसे 400-500 रुपये ले लिए जाएंगे। यानी पैसे आपके ज्यों के त्यों ही लगने हैं। आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको यहाँ पर पैसों में छूट नहीं दी है। बस इतना छूट दे दी गई है कि पेपर एक ही दे लो भैया, साल भर तैयारी करते रहो, एक ही तरीके की सिलेबस का तैयारी करो, उसमें अच्छे से अच्छे नंबर लेके आओ। इसके बाद आप साल भर बस फॉर्म डालो और आपका यदि जैसे 80-85 तक के नंबर हैं और एक वैकेंसी में नहीं हुआ, दूसरी में हो गया, तो इस प्रकार से आपको ये रिलैक्सेशन है कि आप बार बार परीक्षा देने के लिए नहीं जाना होगा आपको, लेकिन पैसे आपको बराबर देने होंगे। ये सीधी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद और देखिए, कोई अभ्यर्थी जिसके पास 2026 का स्कोर कार्ड है जो 31/12/28 तक वैध है, पुनः वर्ष 2027 के लिए नवीन स्कोर कार्ड अर्जित करता है, तो वह वर्ष 2028 की विज्ञप्ति हेतु पद के लिए आवेदन करता है। जब एक से अधिक स्कोर कार्ड वैध हैं तो वह उपलब्ध स्कोर कार्डों में सर्वश्रेष्ठ स्कोर कार्ड के आधार पर आवेदन कर, यानी कि ये आप पर निर्भर है। यदि आपने 2 से अधिक स्कोर कार्ड दे लिए, एक में आपके 70 हैं, एक में आपके 75 हैं, तो अब जब भी आप फॉर्म डालेंगे किसी भर्ती के लिए, तो आप 75 वाले से ही डालेंगे, 70 वाले से तो कोई मूर्ख ही डालेगा। तो बस यही ये बोलना है, जो आपका सर्वश्रेष्ठ स्कोर होगा, चाहे वह आपका पहली बार में आया हो या दूसरी बार में, आप उससे डाल सकते हैं यदि वह वैलिड है। यानी कि 2 कैलेंडर वर्ष के लिए वैलिड होता है, तो यदि वह वैलिड है तो आप डाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद नियुक्ति पोर्टल पर रिक्तियों के प्रकाशन उपरांत अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए न्यूनतम 30 दिवस का समय मिलेगा। मतलब अब ऐसा होगा कि जैसे ही कोई रिक्ति का प्रकाशन आ गया, विज्ञापन पोर्टल पर जारी हो गया, तो आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा। उस 30 दिन में आप अपना फॉर्म जल्दी सबमिट करिए और इसके बाद जो है आगे की प्रोसेस ये लोग जारी कर देंगे। यानी कि इससे क्या समय को बचाने का एक तरीका या प्रयास ये लोग कर रहे हैं। मतलब कागज़ों पर तो यही दिख रहा है, बाकी तो अब जब यह लागू हो जाएगा इसके बाद समझ में आएगा कि इन्होंने क्या बदलाव अच्छा किया, क्या बदलाव बुरा किया। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों की सामान्य अंक प्रतिशतता होने पर निम्नलिखित अनुसार क्रम में प्रवीण निर्धारित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त स्कोर कार्ड के रैंक के आधार पर, रैंक समान होने पर, देखो सबसे पहले तो यही है कि परसेंटाइल की रैंक है। मान लो किसी के 65 परसेंटाइल हैं, किसी के 70 परसेंटाइल। हालांकि ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर 90 तक ही जाना होगा। तो सबसे पहले तो 70 परसेंटाइल को मान्यता दी जाएगी। लेकिन यदि मान लो कि 2 लड़कों के 70 परसेंटाइल हैं, तो अब किसको पद दें? तो फिर एक क्या करेंगे कि जन्म तिथि के आधार पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को ऊपर रखेंगे। जैसे एक आयु किसी की 25 है और किसी की 26 है, तो 26 वाले को वो नौकरी दे देंगे, 25 वाले से कहेंगे बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम अभी दूसरी बार के लिए ट्राई करो। तो समझ रहे हैं आप, इस तरीके का एक नियम भी बना दिया गया है। अब अगर देखिए आगे और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। तो यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी वर्ष की परीक्षा के आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्त होकर पदभार ग्रहण कर चुका है, तो नियमित शासकीय सेवा में रहते अधिकतम एक बार उसकी नियुक्ति किसी अन्य पद पर की जाएगी। दूसरी नियुक्ति के बाद वह मंडल की परीक्षा के आधार पर किसी भी सेवा अथवा पद के लिए अनर्ह हो जाएगा। इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व से कार्यरत शासकीय सेवकों को भी अधिकतम एक ही बार नवीन पद पर नियुक्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर एक नया खेल कर दिया गया है। मान लीजिए कि आपने जो है इस पर नियम के लागू होने के बाद ए वाली जॉब चुन ली है और आप ए वाली जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं।
तो यदि आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं और आप बी वाली या सी वाली जॉब में जाना चाहते हैं, तो अब आप जैसे ही बी वाली वैकेंसी निकलती है और आप बी वाली में डाल देते हैं फॉर्म, तो आपको बी वाली जॉब मिल जाती है। अब आप यहाँ पर लॉक कर दिए गए हैं। अब आप मंडल की अन्य किसी परीक्षा में भाग लेने लायक नहीं रहेंगे, यानी कि 1, 2 अधिकतम 2 जॉब तक आप जा पाएंगे। अब सी वाली जॉब के लिए नहीं है। पहले क्या था, यदि आप कोई जॉब कर भी रहे हैं और यदि आप अच्छा पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी और अन्य जो अच्छी जॉब की वैकेंसी आती है मध्य प्रदेश में, तो आप उसमें डालते हैं, उसमें चले जाते हैं, और उसके अलावा भी आप किसी और में जाना चाहते हैं तो उसमें भी चले जाते हैं, तो आप ऐसे बदलते रहते हैं। लेकिन अब सिर्फ आप एक बार ही बदल पाएंगे। तो ये एक नया सा नियम है और मेरे हिसाब से यह नियम उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनकी अभी तक कोई भी जॉब नहीं लग पाई है। क्योंकि क्या होता है कि जो मजे हुए खिलाड़ी होते हैं वह बार बार आपकी पदों को खा जाते हैं, एक तरीके से मैं कहूँ तो अब उससे आप बच पाएंगे, क्योंकि अब वह सिर्फ उसी चीज़ के लिए, मतलब उसी जॉब के लिए डाल पाएंगे फॉर्म जिसके लिए वह वास्तविकता में जाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई भी वैकेंसी आई और उन्होंने डाल दिया और बस उन्होंने सिलेक्शन ले लिया, एक सीट आपकी ख़त्म, उन्होंने भले ही जाना नहीं है उसमें, तो ऐसा नहीं होगा। इससे आपको बचाव मिलेगा। तो ये एक तरीके से अच्छा है। बाकी जो सरकारी सेवा में है उनके लिए अच्छा नहीं है। तो सरकारी सेवा में बहुत कम लोग होंगे, तो ज़्यादा मेजॉरिटी के लिए यह अच्छा है। तो आगे देखते हैं अब क्या है। परीक्षा केंद्र के आवंटन से संबंधित भी एक बदलाव देखने को मिलता है। हालांकि ये बदलाव नहीं है, यह तो इनका चलता ही है, बस इन्होंने अब इसको ऑफिशियल कर दिया है कि मंडल के पास परीक्षा केंद्र आवंटन का अधिकार सुरक्षित होगा। यानी कि जो भी परीक्षा केंद्र आपको दिया जाएगा वह मंडल अपने हिसाब से देगा। मंडल के लिए यह बंधनकारी नहीं है कि अभ्यर्थी द्वारा मांगा गया परीक्षा केंद्र ही उसे आवंटित करें। यानी आपसे ऑप्शन तो मांगेगी, आप भोपाल में दो, जबलपुर में दो, विदिशा में दो, लेकिन आप इसमें बंधनकारी नहीं है कि आपने जो 4 ऑप्शन सेलेक्ट किए उनमें ही आपको जो है परीक्षा देने का मौका दिया जाए। अभ्यर्थी द्वारा मांगे गए परीक्षा केंद्र ही उसे आवंटित करें, यह उनके लिए बंधनकारी नहीं होगा। परीक्षा केंद्र की क्षमता एवं प्रशासनिक सुविधा को दृष्टि में रखते हुए मंडल द्वारा परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। यानी कि आपको कहीं भी बेसिकली आपसे परीक्षा दिलवाई जा सकती है, इससे आप निश्चिंत रहें। तो ये बात इन्होंने क्लियर कर दी है और अपना पल्ला झाड़ लिया है इस बात से। इसके अलावा अब देखिए सिलेबस, क्योंकि सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अब जो टेक्निकल लोग हैं उनके लिए क्या सिलेबस है, तो 25 नंबर जो है नॉर्मल आप जो तैयारी करते हैं वही है, और 75 आपका जो मेन विषय रहेगा उससे आएगा। तो 100 नंबर का आपका जो है एक पेपर होगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग वैसे तो ईएसबी ने चालू की है, लेकिन इसमें इन्होंने क्लियर नहीं किया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग करते हैं या नहीं करते। तो मेरे हिसाब से तो यह नेगेटिव मार्किंग करेंगे, इसमें क्लियर भले ही नहीं किया, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि एक ही परीक्षा लेना है ना, सभी लोग एक ही परीक्षा देंगे। कोई पटवारी के लेवल का होगा वह भी एक ही परीक्षा दे रहा है, कोई हॉस्पिटल असिस्टेंट के लेवल के लिए वह भी वही परीक्षा दे रहा है, तो क्या है फिर माइनस मार्किंग तो देनी होगी ना उन्हें, ताकि जो स्कोर कार्ड है उसमें बैलेंस बनाया जा सके। तो माइनस मार्किंग मेरे हिसाब से लागू रहेगी इसमें, हालांकि क्लियर नहीं किया गया। तो अब देखिए सिलेबस क्या है। तो टेक्निकल लोगों के लिए मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश का। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाएं और सामान्य ज्ञान 10वीं लेवल का। इसके अलावा गणित तार्किक योग्यता 10वीं लेवल की। इसके अलावा व्याकरण, प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान, यानी कि यहाँ पर हिंदी या हिंदी की बात हो रही है या फिर इंग्लिश की बात हो रही है, या क्लियर नहीं है, वैसे हिंदी की बात ही हो रही होगी। तो 25 नंबर ये रहे, और 75 आपके जो है जो मेन विषय होगा। जैसे किसी का एग्रीकल्चर बीएससी होगा तो वह कृषि से, किसी का बीएससी साइंस होगा तो वह साइंस से। इसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान है, वाणिज्य, लेखा प्रबंधन, सांख्यिकी, विधि, सिविल, मैकेनिकल, विद्युत अभियंत्रिकी, पैरामेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेनो, पशु विज्ञान और अन्य विषय जो कि रिक्वायर्ड है। तो ये तो टेक्निकल वालों को होगा। अब ये है मेन, यही है सबका जो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है 25-25 के 4 सेक्शन बांट दिए गए हैं संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा के रूप में। पहले में दिया गया है सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, जो कि 10वीं लेवल का इन्होंने बताया है। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय यानी कि जो करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं वह भी पूछेंगे आपसे। तो 25 नंबर यहाँ से हुए। फिर 25 नंबर का मध्य प्रदेश पूछेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान हुआ, समसामयिक विषय हुए, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और शासकीय योजनाएं। इसके अलावा 25 नंबर का गणित है, जिसमें आपकी रीजनिंग भी आ जाएगी, डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर भी इसी में, यानी कि गणित का वेटेज लगभग बहुत कम हो गया भाई। 25 का भी गणित नहीं है, क्योंकि अब गणित के साथ इसमें कंप्यूटर भी पूछना है, नहीं डाटा विश्लेषण वगैरह चीज़ें पूछनी है, तो गणित का वेटेज इन्होंने लगभग
बहुत कम कर दिया है। इसके बाद इन्होंने चौथा सेक्शन बनाया गद्यांश, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियर ये नहीं किया कि हिंदी या इंग्लिश, हालांकि इंग्लिश ज़्यादातर मुझे हिंदी लग रही है, लेकिन हो सकता है कि यह हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन देगी। कोई इंग्लिश से देना चाहता है तो इंग्लिश से दो, कोई हिंदी से देना चाहता है तो हिंदी से दो, या फिर दोनों को मिक्स करके 25 नंबर का पूछें, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, तो इसको आप अपने लेवल से देखिए। बाकी आपके लिए अब भाषा इंपॉर्टेंट हो गई है, यानी कि यदि आपने हिंदी वगैरह नहीं पढ़ी है, व्याकरण वगैरह आपकी अच्छी नहीं है, तो ठीक कर लो भैया, क्योंकि सीधा सीधा 25 नंबर का सेक्शन आपका हिंदी से ही है। आगे देखते हैं। अगला है शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षक अर्हता परीक्षा, माध्यमिक शिक्षक अर्हता परीक्षा, उच्च माध्यमिक जो जैसा होता है, प्राइमरी 1 से 5 के लिए वही परीक्षा होगी, माध्यमिक में 6 से 8 के लिए वही परीक्षा होगी, उच्च माध्यमिक होगी और आवश्यकता अनुसार अन्य परीक्षाएं भी होंगी। तो शिक्षकों के लिए ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहे हैं। अब हालांकि ऐसा किया जा सकता है कि जैसे आपसे यह परीक्षा ली, तो हो सकता है आप सिलेक्शन टेस्ट, क्योंकि इसमें इन्होंने जिक्र तो किया ही नहीं है कि सिलेक्शन टेस्ट का कोई काम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नोटिफिकेशन पढ़ने के हिसाब से, क्योंकि मैं इसको क्लियर नहीं करूँगा, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ कि जो पात्रता परीक्षा है, अब यही आपकी सिलेक्शन परीक्षा है। इसी के आधार पर जैसे ही आगे वैकेंसी निकलती हैं, तो जैसे मान लीजिए अभी आप पात्रता परीक्षा 2026 में दे रहे हैं और आपके नंबर आए हैं 110, है ना, और अब 2026 में जो है पात्रता ही परीक्षा हुई, कोई वैकेंसी वगैरह शिक्षक की नहीं निकली है, लेकिन 2027 में वैकेंसी निकलती है। तो अब आप इस 110 के जरिए ही आपको मेरिट में जो आप फॉर्म डालेंगे उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। हो सकता है 2027 में एक और पात्रता परीक्षा हो, उसमें आपके 112 आ गए, तो फिर आप 112 के जरिए आप इसकी मेरिट में जाइए, और यदि आपके वहाँ पर 109 ही आए हैं तो आप 110 वाली को लेके जाइए। तो इस तरीके से अब सिस्टम बनेगा, यानी कि एक ही परीक्षा है, उसी से मेरिट बनाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें अलग से कोई अलग जिक्र नहीं किया। अन्य सभी परीक्षाओं में भी ऐसा ही कर रहे हैं लोग, तो इसमें भी मेरे हिसाब से यही किए करने की कोशिश रहेगी। और अभी कुछ समय पहले खबर भी आई थी न्यूज़ अखबारों में कि अब एक ही परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा से ही होगा सिलेक्शन, तो उसका यहाँ पर इफेक्ट मुझे देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी आप जो पात्रता परीक्षा देंगे शिक्षक भर्ती में, तो उसी से आपको जो है वैकेंसी मिल जाएगी, क्योंकि वैकेंसी अभी आएगी, आई ही नहीं है। ये अभी सिर्फ आपकी पात्रता परीक्षा हो रही है, आप इसमें अच्छे से अच्छा इसको लाई। अब आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि भैया 90 में तो पास ही होना है, बस मैं तो बैठा हूँ, 90 नंबर तो मेरे आ ही जाते हैं, या जो आरक्षित वर्ष हैं 75 तो मैं ले ही आऊँगा, मुझे नहीं पढ़ना ज़्यादा। अब आप इसको इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, आपको इसमें कोशिश करनी होगी कि आप जितने से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं उतने ला कर रख लो, क्योंकि हो सकता है अब आपके लिए सिलेक्शन टेस्ट का कोई सिस्टम बने ही ना। अब आपको सीधा क्या किया जाए, इसी के ज़रिए मेरिट पर बनाया जाए। जैसा अभी 2026 में नहीं, 27 में नहीं, मान लो 2028 में वैकेंसी आई, तब भी वह यही करेंगे कि आपकी जो इस तरीके से आपका यदि ये स्कोर कार्ड वैलिड है तो इसी से करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और सिस्टम बनाया है कि पात्रता परीक्षा जो है शिक्षकों के लिए वह आजीवन वैलिड है, यानी कि एक बार देने के बाद आप दूसरी बार देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें। तो उसका भी कुछ असर हो सकता है क्या, यह भी क्लियर नहीं है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थी इस नोटिफिकेशन की जो हाईलाइट बातें थी, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।